राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट जो मॉडल है या मेथोडोलॉजी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, इंक्रीमेंटल है। इंक्रीमेंटल मॉडल है, ठीक है। इसके मैं फेजेस इसके फेजेस भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा अजीबोगरीब बन गया, लेकिन मैं इसको समझा दूंगा तो आई होप क्लियर हो जाएगा कि मैं यहाँ करना क्या चाह रहा हूँ। आईटीसी की लैब में आप लोग क्या पढ़ रहे हो? मुझे तो उसकी आउटलाइन ही सही से किसी ने, मुझे नहीं पता। उसमें आप लोग को शायद एचटीएमएल वगैरह पढ़ाई जा रही है ना? एचटीएमएल पढ़ा रहे हैं तो असल में आप लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल भी पढ़ रहे हो, वरना अगर होता ही है कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल और डबल आई सी टी को मर्ज करके पढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ये लेकिन मेरा पर्सनल बिलीव है, ठीक है। इससे फायदा क्या है कि डबल आई सी टी के कॉन्सेप्ट जो हैं ये सारे आप थ्योरी में दे दें और इनकी सारी डेवलपमेंट आप लैब में करवा दें। लेकिन डिपेंड करता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की डिफरेंट अप्रोच होती है, ठीक है। क्योंकि मसला ये है कि डबल आईसीटी का जो कोर्स है, वैसे तो इसकी लैब, अगर एच टी एम एल सी एस एस आप लोग कर रहे हो, ठीक है, एच टी एम एल कर रहे हो, सी एस एस कर रहे हो, वो फ्यूचर में आपके फ्रूटफुल हो सकती है। अभी इनिशियल फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में मुश्किल है कि हो। तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। ये ना ये आपको ज्यादा बेहतर जवाब इसका ना वो दे सकते हैं एचओडी, कि डबल आईसीटी की लैब में हम लोग एचटीएमएल जो पढ़ते हैं, ठीक है, और पेपर में हम लोग एचटीएमएल नहीं, ज्यादातर एल्गोरिथम्स वगैरह या इस टाइप की चीज को ही सॉल्व कर रहे होते हैं। या हम लोग जो कंप्यूटिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्टडी कर रहे होते हैं। तो वाई इज डेट सो, तो वो बेहतर आंसर देंगे। ये हो सकता है कोई और रीजन हो जो मेरे माइंड में ना हो, लेकिन जिसकी वजह से उस उन्होंने इस चीज को साथ रखा हुआ है और चल आ रहे हैं। तो स्पेसिफिक रीजन मैं कुछ कह नहीं सकता ये, कि चाहे पीएफ में तो थ्योरी प्लस लैब, उसमें तो थ्योरी भी लैब की तरह ही होती है। पीएफ अगर ऑन कैंपस हो रहा होता पीएफ आपका, तो वो मेरे ख्याल से लैब में ही होता, उसकी क्लास ही लैब में होता, लैब में होती, सॉरी। जिस तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोर्स होता है तो उसकी क्लास ही लैब में होती है। तो इस टाइप के जो कोर्सेज होते हैं जो जिनमें प्रोग्रामिंग पढ़नी होती है, पढ़ानी होती है ज्यादा, वो लैब में ही ज्यादातर करवाए जाते हैं। तो इस कोर्स में एच टी एम एल सी एस एस पढ़ाने का स्पेसिफिक एक रीजन जो मुझे लगता है वो ये होगा कि बाकी तो कंप्यूटेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन और प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप पीएफ में कर रहे हो, तो कुछ डिजाइनिंग साइड का भी एक्सपीरियंस आप लोगों को आ जाए, उसके लिए एच टी एम एल और सी एस एस का ओवरव्यू या जावास्क्रिप्ट का ओवरव्यू देते होंगे, जो मेरे माइंड में इसके लिहाज से है कि ये हो सकता है पॉसिबल, ये इस माइंडसेट के साथ इस चीज को पढ़ाया जाता हो। हाँ, तो एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट तीनों पढ़ रहे होगे ना आप लोग लैब में? ऐसे एच टी एम एल पढ़ी है अभी तक, सी एस एस जावास्क्रिप्ट नहीं शुरू की?
या होगी? आउटलाइन में है? जेएस नहीं है, सीएसएस है? HTML CSS भी चलो आ जाए, जेएस तो चलो थोड़ी बहुत शायद सिखा, खुद भी थोड़ी सी सीख लोगे। जेएस ज्यादा मुश्किल नहीं है, इनिशियल लेवल के ऊपर ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर HTML CSS लिखना आ जाए तो जेएस भी इंटीग्रेट करना आ जाएगी। खैर वो सेपरेट टॉक है, कभी और मौके पे कर लेना। अच्छा जी, इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंट से निकला है, बिल्कुल कह सकते हैं, मोहसिन ने जैसे यहाँ पे अभी बोला है। बहरहाल जो जितने भी आप मॉडल्स देखेंगे तकरीबन उनमें जो बातें हैं या जो कह रहे हैं आप फेजेस हैं वो तकरीबन सेम है। बस उन फेजेस को इम्प्लीमेंट करने का तरीका अलग है, इसीलिए उसको मेथडोलॉजी या डिफरेंट मेथडोलॉजी कहते हैं। मेथडोलॉजी बेसिकली ये होती है कि आपने सॉफ्टवेयर तो डेवलप करना है, उसकी लाइफ साइकिल भी वही है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग या स्टाइल ऑफ फॉलोइंग की चेंजिंग उन फेजेस को, उससे बस इम्पैक्ट चेंज होता है, और उससे फिर आपका मॉडल भी चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें भी जो काम होता है वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस का ही है। एनालिसिस है जिसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस आ जाएगी, डेटा एनालिसिस आ जाएगी, जितने भी काम जो कि आपको सॉफ्टवेयर बनाने से पहले करने हैं, ठीक है, जो सोचने के काम है, डिजाइनिंग के काम है, क्या क्या बनाने जा रहे हैं, वो एनालिसिस में आ जाएगा। उस एनालिसिस के बाद अगेन रिक्वायरमेंट एनालिसिस बोले इसको या एनालिसिस बोले, एनालिसिस के बाद उसका डिजाइन है। डिजाइन के बाद जो भी आपने डिजाइन कर लिया, जो प्रोटोटाइप बन गया, उसका कोड एक्चुअल, और उस कोड को फिर टेस्ट करना, और टेस्ट करने के बाद अगेन इंक्रीमेंट। तो ये एक लूप है बेसिकली। ये लूप हर इंक्रीमेंट में आप जिस तरह वाटरफॉल के अंदर क्या कर रहे थे हम लोग हमें 5 to 6 स्टेप्स फॉलो करने थे, तो हमने उसको शॉर्ट कर दिया, श्रिंक कर दिया, और इस मॉडल वाटरफॉल को थोड़ा सा फास्ट कर दिया इन सेंस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये एनालिसिस करो आप जल्दी से, ठीक है, एनालिसिस के बाद आप डिजाइन करो, डिजाइन के बाद उसको कोड करो, कोड को टेस्ट करो, नेक्स्ट फीचर पे चले जाओ। ठीक है, क्योंकि जब भी आप नॉर्मली एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं, ठीक है, तो एप्लीकेशन में आप फीचर वाइज, मॉड्यूल वाइज अपने एप्लीकेशन को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसी को मॉड्यूलर अप्रोच कहते हैं, मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कहते हैं, कि आप हर फीचर को एक साथ नहीं बनाना शुरू कर देते। ठीक है, और लाजमी है कि आपका जो सॉफ्टवेयर हो उसमें एक ही फीचर हो, लाजमी नहीं है। ठीक है, एक फीचर को बनाने के लिए भी आपको मल्टीपल फीचर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मुझे एक रिपोर्ट जनरेट करानी है, रिपोर्ट कार्ड जनरेट करानी है, तो उस रिपोर्ट कार्ड को जनरेट कराने के लिए पीछे मुझे एवरेज कैलकुलेशन का एक अलग मॉड्यूल बनाना होगा, टोटल मार्क्स कैलकुलेशन का अलग मॉड्यूल बनाना होगा, परसेंटेज का अलग मॉड्यूल बनाना होगा, या एवरेज वाले के साथ मर्ज कर सकता हूँ, और उसके साथ मर्ज करके मुझे फिर रिपोर्ट जनरेट करनी होगी। उस रिपोर्ट जनरेशन के लिए भी पीडीएफ का कोई ना कोई मॉड्यूल, या जिस भी फॉर्मेट में मैं जनरेट कर रहा हूँ उसका मॉड्यूल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग जब भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, नॉर्मली सॉफ्टवेयर मॉड्यूलर अप्रोच को ही फॉलो करता है, यानी हम अपने प्रॉब्लम को डिवाइड कर देते हैं पार्ट्स में। ठीक है, और उन पार्ट्स को वन बाय वन हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इंक्रीमेंटल मॉडल इज सूटेबल फॉर दैट कंडीशन। ठीक है, कि आप हर फेज के ऊपर या फेज वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें और हर फेज के ऊपर एक एक इंक्रीमेंट चला दें। ठीक है, मिसाल के तौर पे यूजर इंटरफेस का आपने एक इंक्रीमेंट रख लिया, बैकएंड का आपने, जो आपका सर्वर साइड कोड होता है उसको बैकएंड कहा जाता है, तो उसके लिए आपने अलग इंक्रीमेंट रख लिया, और इन सबका जो मर्ज है, इन दोनों का जो मर्ज करके कलेक्टिवली उसका आपने थर्ड इंक्रीमेंट रख लिया। तो इस तरीके से आप बार बार लूप के थ्रू इस चीज को कर सकते हैं। अगेन बीच से कोई स्टेप स्किप नहीं हो सकता, तो स्टेप आपके वही रहेंगे। इस मॉडल का वाटरफॉल के ऊपर अगर आप एज अ कंपैरिजन देखें तो फायदा ये है कि आप इसमें एक तो आपने प्रोसेस फास्ट कर दिया। ठीक है, जो डेवलपमेंट साइकिल है वो आपकी फास्ट हो गई, आपने फेजेस कट डाउन कर दिए, और इंक्रीमेंटल हो गई, तो मॉड्यूलैरिटी इसमें आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। जबकि अगर आप मॉड्यूलैरिटी का कॉन्सेप्ट वाटरफॉल में इम्प्लीमेंट करना चाहें तो वो नहीं किया जा सकता, वो इस तरीके से किया नहीं जा सकता, कि उसके लिए आपको पूरे के पूरे दोबारा स्टेप्स को फॉलो करना है। तो इसमें क्योंकि साइकिल फास्ट है तो आप इजीली मॉड्यूलरिटी को आप डाल सकते हैं इसके, इस कंट्रास्ट के अंदर। ठीक है, क्लियर है? इंक्रीमेंटल क्लियर है भाई आप सबको? शॉर्ट रिव्यू। एनालिसिस करना, एनालिसिस के बाद जो भी प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करना, दैट इज बेसिकली एनालिसिस। एनालिसिस के बाद उसको उसकी डिजाइनिंग,
ठीक है, या प्रोटोटाइपिंग, और प्रोटोटाइपिंग के बाद उसका एक्चुअल कोड, और उसके बाद उसको टेस्ट करना, देन नेक्स्ट फेज, देन नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन, या देन नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो जो भी सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, जो भी आप चीज बना रहे हैं, उसको फिर नेक्स्ट नेक्स्ट फेज में बेसिकली या इंक्रीमेंट्स में आप डिस्ट्रीब्यूट करके, मॉड्यूल्स में ब्रेक डाउन करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंटल इसीलिए है कि इसमें इंक्रीमेंट्स का कॉम्बिनेशन है बेसिकली, ये इसलिए इंक्रीमेंटल मॉडल है। इसमें भी स्टैंडर्ड जो स्टेप्स हैं वही हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के होते हैं तकरीबन। ठीक है, 4 फेजेस हैं तकरीबन। ठीक है, अगर कोई नई चीज ऐड करनी है, कोई फीचर ऐड करना है, तो एक इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, मॉडल चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, एक इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो मॉडल है वो स्पाइरल है। स्पाइरल मॉडल की जो फिगर है वो अ, ये खत्म जब होगा जब आपकी डेवलपमेंट, आपको आप हो जाए कि सेटिस्फाई हो जाए आपका कस्टमर, और आप बोलें बस अब और इसमें कोई चेंजेस नहीं करने, अब ये सॉफ्टवेयर ऐसा है कि इसमें इससे मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, तो आप फिर उसके बाद वहां पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको फिर आगे उस पर काम फर्दर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है, ठीक है, उसका नाम है स्पाइरल। ठीक है, स्पाइरल मॉडल बेसिकली ये सर्कल्स भी बने हुए होते हैं। अगर आप इसकी इंटरनेट या किसी और जगह पर इसकी इमेजेस को देखोगे तो आपको यहाँ पे सर्कल्स भी बने हुए नजर आ रहे होंगे। ये वैल्यूएशन से स्टार्ट होता है भाई उस तरीके से। तो इसमें भी ये सबसे पहला काम होता है वो एनालिसिस ही होता है। ठीक है, एनालिसिस के बाद आप उस जो एनालिसिस आपने किया है आप उसको इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंटल में और वाटरफॉल में हम जो एनालिसिस करते हैं हम उसको इवेल्युएट नहीं कर रहे होते। इवेल्युएशन का मतलब क्या है कि जिस चीज को हम बनाने जा रहे हैं या जिन फीचर्स के ऊपर हम काम करने जा रहे हैं, क्या वो फीचर्स उसी तरीके से इम्प्लीमेंटेबल उस टेक्नोलॉजी के अंदर है भी या नहीं। ठीक है, कभी कभार ये भी होता है कि कुछ फीचर्स एक प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मिसाल इसकी यूं दी जा सकती है कि एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, फ्रेमवर्क बेसिकली कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज होता है, और लाइब्रेरीज इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस, एंड क्लासेस बेसिकली जो आप सिंपल कोड कर रहे होते हो उनसे मिलके क्लासेस बनती हैं। आप लोग जो सी शार्प के अंदर अभी कोड कर रहे होगे, ठीक है, तो आप सिंगल एक क्लास बनाते होगे, उसमें मेन मेथड बनाते होगे। ठीक है, और उसको कॉल कर लेते होगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ोगे तो उसका फिर नेक्स्ट फेज आ जाएगा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के बाद। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर बेसिकली क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो उस उनको यूज करते हुए बेसिकली इन शॉर्ट लाइब्रेरीज या चीजें बनती हैं, और उनको उन लाइब्रेरीज से मिला के फ्रेमवर्क्स बनते हैं। तो कुछ फ्रेमवर्क्स ऐसे होते हैं जो कि इवेल्युएट जिनके अंदर कोई स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे आप यूं कह सकते हैं कि मेजेंटो है। ठीक है, अब मेजेंटो एक फ्रेमवर्क है, उसके अंदर ई कॉमर्स की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जितनी भी एक एप्लीकेशन की होती हैं वो सारी उसमें बिल्ट इन उन्होंने डाली हुई है। ठीक है, लेकिन उस ई कॉमर्स के कंट्रास्ट से हटके अगर आप उस पर कोई काम करना चाहेंगे मेजेंटो पे, तो उसके लिए मेजेंटो इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, अगर ई कॉमर्स के लिए आपने काम करना है तो उसके लिए वो अच्छी है, लेकिन किसी और सिनेरियो के लिए काम करना है तो उसके लिए अच्छी नहीं है। तो एनालिसिस के बाद इवेल्युएट करना कि जो हम टेक्नोलॉजीज फाइनलाइज कर रहे हैं, जिनको हम यूज करते हुए अपना आइडिया जो है, जो हमारे माइंड में एक आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, क्या वो वाकई इम्प्लीमेंटेबल है उस चीज को यूज करते हुए, ये इवेल्युएशन है। ठीक है, और उस इवेल्युएशन के बाद उसकी डेवलपमेंट। ठीक है, और उसकी फिर प्लान करके अगेन एनालिसिस। तो ये स्पाइरल बेसिकली यूं सर्कल में बेसिकली आपका मॉडल चलता रहेगा। एनालिसिस,
उसकी इवेल्युएशन, उसकी डेवलपमेंट, फिर प्लान नेक्स्ट क्या करना है, फिर एनालिसिस, फिर इवेल्युएशन, फिर डेवलपमेंट, फिर नेक्स्ट प्लान क्या करना है। और ये भी साइकिल जब तक चलता रहेगा जब तक आप उसके आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर फेजेस डालते रहें, आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर मॉड्यूल्स डालते रहें, या आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर एडिशनल फीचर्स डालते रहें। तो जब जब आप फीचर्स डालने की के लिए काम करेंगे तो आपको उन चारों स्टेप्स को यूज करते हुए आपको काम करना होगा। ठीक है, स्पाइरल इस तरीके से काम करता है। स्पाइरल इसका नाम इसलिए क्योंकि सर्कुलर बेसिकली है, तो स्पाइरल उस सेंस में इसका नाम है। स्पाइरल मॉडल जो है वो एनालिसिस से स्टार्ट होता है। सबसे पहले एनालिसिस हम करते हैं, उस एनालिसिस जो हमने किया है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसकी एनालिसिस करिए, उसको इवेल्युएट करना कि जो हम एनालिसिस कर रहे हैं या जो हम चीज को बनाने जा रहे हैं, क्या वाकई वो चीज जो हमने एनालाइज किया है उस तरीके से बन सकती है, ये इवेल्युएशन है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं बोलूं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए कि उसमें सारे पाकिस्तानी रजिस्टर हो जाएं और सारे पाकिस्तानी उससे उसी से शॉपिंग करें, उसी से सब कुछ करें और उसी से उनका सारा काम मैनेज हो रहा हो। क्या ये वाकई में हो सकता है? ठीक है, ये जो मैं एक आइडिया सोच रहा हूँ जो कि मुझे बज़ाहिर यूजफुल लग रहा है, तो क्या ये इवेल्युएट तो उसको इवेल्युएट करना, क्या ये वाकई में जैसा सोचा जा रहा है या जो एक चीज सोची जा रही है वो वैसे हो भी सकती है, नहीं हो सकती? अगर हो सकती है तो फिर उसको डेवलप करना शुरू कर देंगे, और डेवलप करने के लिए उसकी प्लानिंग करेंगे, और इस तरीके से प्लान करेंगे तो फिर एनालिसिस करनी पड़ेगी, फिर एवेल्युएशन होगी, फिर डेवलपमेंट होगी, और इस तरीके से आपका सर्कल चलता रहेगा। यानी आप ये कह लें, आप इसके जो इंक्रीमेंट्स हैं या स्प्रिंट्स कहते हैं, इसको स्प्रिंट भी कहते हैं, इंक्रीमेंट भी कहते हैं, स्प्रिंट्स चलते रहेंगे जब तक आप फीचर्स इसमें ऐड करते रहेंगे। ठीक है, अब क्लियर है सादिक? इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज आप ये एक तरीके से कह सकते हैं इसका कि एक चीज मैं बनाने जा रहा हूँ या मेरे माइंड में एक प्लान है, तो उसको इवेल्युएट करना समटाइम इट्स टू अर्ली। ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि आप इवेल्युएशन उसकी सही कर सकें, तो इवेल्युएशन को बाद में होना चाहिए, यानी एट द एंड, जैसे कि वाटरफॉल वगैरह में होता है। और इवेल्युएशन अगर गलत हो गई तो डेवलपमेंट भी गलत हो जाएगी, और डेवलपमेंट गलत हो गई तो फिर उसके आगे जितने भी फेजेस हैं वो गलत चलेंगे। तो ये एक इसका आप ड्रॉबैक कह सकते हैं। बाकी तो कोई खास ड्रॉबैक इसका मेरा माइंड में भी नहीं है फिलहाल, और वैसे भी मैंने अप्रोच करना देखा नहीं है। नॉर्मली जो रिसेंटली अभी जो अप्रोचेस जो इंडस्ट्री में चल रही हैं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी बोलूं और इंटरनेशनली भी, तो एजाइल और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की अप्रोचेस ज्यादातर चलती हैं। एजाइल का फायदा क्या है? अभी हम लोग एजाइल पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताता हूँ कि उसमें किस तरीके से उसका प्रोसेस क्योंकि फास्ट होता है, उसमें हम फीडबैक बेसिकली कस्टमर का ले रहे होते हैं, तो इसलिए वो चीज़ करना आसान होती है, और उसमें जो डेवलपमेंट होती है वो भी रैपिड होती है। तो इसलिए लोग ज्यादातर अब उस मॉडल को यूज करते हैं। इन मॉडल्स को पहले यूज किया जाता था, अब करंटली इतना इनको यूज किया नहीं जाता। ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए कि कौन कौन से मॉडल्स हैं। सम सिनेरियोज के अंदर आपके लिए ये भी यूजफुल हो सकते हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल आउटडेटेड है, आप इनको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड्स में से है। ठीक है, और एडवांटेज तो ये है कि हर जो स्टेप है उसको आप साथ साथ वैलिडेट करते हुए चल रहे हैं, कि एवेल्युएट करना वैलिडेट करना ही है एक तरीके से, तो आप वैलिडेट करते हुए हर चीज को चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है मोहसिन? बाकी भी सबको क्लियर है स्पाइरल इंक्रीमेंटल मॉडल? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉडल जो है प्रोटोटाइपिंग मॉडल भी कहा जाता है इसको। प्रोटोटाइपिंग भी है कहते हैं, प्रोटोटाइप मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, इसका काम भी समहाउ वैसे ही है। तो इसमें सबसे पहले तो
ऑलराइट, नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है वो प्रोटोटाइपिंग है। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्या कहता है कि सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करें कि जो आप एप्लीकेशन बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं। ये कह लें आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस का दूसरा नाम है। ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव्स आप डिटरमाइन कर रहे हैं कि आप जो एप्लीकेशन बना रहे हैं वो उसमें आप बनाना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, और जब वो एप्लीकेशन आप बनाना शुरू करें तो उसको डेवलप करते करें एंड और अनटिल अनलेस डेवलप, रिफाइन और डिमॉन्स्ट्रेट करते रहें जब तक वो एक ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से मैप ना हो जाए। ठीक है, यानी जो आपका ऑब्जेक्टिव है, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक मैं ई कॉमर्स एप्लीकेशन, एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ जिसमें लोग आके मेरी सेल परचेज कर सके, जो कि स्टैंडर्ड एक ई कॉमर्स साइट में होता है। तो मैं जब तक अपनी साइट डेवलपमेंट करता रहूंगा, उसको रिफाइन करता रहूंगा, रिफाइन का मतलब ये है कि उसको उसकी फंक्शनैलिटी को एनहेंस करता रहूंगा, और डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब ये है कि जो आप जिस यूजर के लिए बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम लोग यहाँ पे एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर सोच रहे हैं, हम लोग एज अ प्रोडक्ट ओनर नहीं सोच रहे। प्रोडक्ट ओनर हमें ऑब्जेक्टिव बताएगा, ठीक है, कि मैं ये चीज बनवाना चाहता हूँ। हम एज अ डेवलपर उसको डेवलप करेंगे और उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, यानी उसको डेमोस दिखाएंगे कि ये चीज मैंने बना ली है, आपने जो कहा था उसके लिहाज से ये चीज बन गई है, ये देखिए ठीक है। वो बोले नहीं अच्छा, इसमें एक काम करो, इसमें यहाँ पे ये चीज एक नया फीचर डाल दो। अच्छा जी, उसको डेवलप किया, रिफाइन किया, फिर उसको डेमो दिखाया। अच्छा जी, अब ये सही है, तो हाँ जी चले जी, अब ये ठीक है, तो फाइनलाइज हो गई। तो उस चीज को टेस्ट करना और उसको लाइव इम्प्लीमेंट कर देना। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट को लाइव कर दिया जाए, ताकि ओपन टू वर्ल्ड कर दिया जाए। सही है, तो ऑब्जेक्टिव आपको आपका कस्टमर देगा हमेशा, या जो रिक्वायरमेंट है वो आपका कस्टमर देगा आपको हमेशा। और कस्टमर के की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए आप उसके लिहाज से कोई ना कोई डिजाइन उसको दोगे, या डिफरेंट डिजाइन्स प्रपोज करोगे, प्रोटोटाइप्स प्रपोज करोगे। उन प्रोटोटाइप्स को की एक्सेप्टेंस के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, टेस्ट करोगे, और फिर उसके बाद आपका जो कस्टमर है वो फिर उसके लिहाज से चलेगा। प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है, प्रोटोटाइप का मतलब होता है एक्चुअल से पहले जो हम एक मॉडल बनाते हैं। आप ये कह लें रफ ड्राफ्ट, या वायर फ्रेम का नाम सुना है, वायर फ्रेम। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल अच्छी यूं दे सकता हूँ, वेब एप्लीकेशन से पहले एक पेपर के ऊपर वेब एप्लीकेशन बनाना, ये प्रोटोटाइप है। ठीक है, कि भाई एक पेपर पे मैंने पेज बना के दिखा दिया कि ऐसा ऐसा पेज होगा, उसमें ये चीजें होंगी। ठीक है, ये प्रोटोटाइप है। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है जो प्रेजेंट करना, दिखाना, डेमो देना। कहते हैं ना, आप डेमो देंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, तो डेमोन्स्ट्रेशन ही होती है वो। ठीक है, जिस तरीके से आप जब यूनिवर्सिटी आए थे, ठीक है, तो आप लोगों को फर्स्ट टाइम एक वो दिया गया था, फर्स्ट डे जो बुलाते हैं, तो डेमोन्स्ट्रेशन ही होता है एक तरीके से यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी की एक प्रेजेंटेशन होती है, क्या यूनिवर्सिटी क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव, विजन, मिशन क्या है, और आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आप यूनिवर्सिटी से क्या एक्सपेक्ट करें। ओरिएंटेशन भी कहते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन भी उसको कह सकते हैं आप एक तरीके से। ओरिएंटेशन डे जो होता है उसमें आपको प्रेजेंटेशन भी दिखाई जाती हैं, जो डिफरेंट एक्टिविटीज ओवर द टाइम या पास्ट में हो चुकी हैं कैंपस के अंदर, तो वो भी दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर ऑब्वियसली आप वो नहीं दिखाएंगे, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आप उस सॉफ्टवेयर को बेसिकली दिखाएंगे जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको, और दिखाएंगे किसको, जिसके लिए बनाई जा रही है, क्लाइंट जो आपका कस्टमर है। ठीक है, कस्टमर को दिखाएंगे, और रिफाइन का मतलब ये उसको बेहतर से बेहतर करते रहेंगे अंटिल अनलेस के उसके ऑब्जेक्टिव्स मीट हो जाए। जैसे ऑब्जेक्टिव मीट हो जाएंगे उसको टेस्ट करेंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग क्लियर है। नेटवर्किंग वाला लेक्चर मैंने अपलोड नहीं किया अभी तक, मेरे ख्याल से मैंने कर दिया था अपलोड, मैंने अपलोड कर दिया है, आप चेक कर लेना। मैंने ओप का भी कर दिया, तो आप लोगों का भी कर दिया होगा। हाँ, पहले डेवलप कुछ चीज करके दिखाओगे ना कस्टमर को, जब प्रोटोटाइपिंग कर रहे होगे। ठीक है, तो जब आप कुछ डेवलप करोगे तो ही कस्टमर को दिखाओगे ना। ठीक है, उससे पहले कैसे दिखाओगे। पेपर के ऊपर तो आप उससे जब आप ऑब्जेक्टिव्स उसका ले रहे थे, तो पेपर के ऊपर तो आप उसको दिखा चुके थे। ठीक है, या तो एक तरीका ये कि आप उसका जो प्रोटोटाइप है, ठीक है, वो आप पेपर वर्क के थ्रू दिखा दो, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू दिखा दो।
ठीक है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि ये काम करने के लिए होते हैं कि आप उसमें अपना यूजर इंटरफेस रेडी करके कस्टमर को दिखा सकते हैं कि भाई ये यूजर इंटरफेस ठीक है, वो बोले अच्छा ये ठीक है, तो उसके ऊपर फिर आप आगे काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब यहाँ पे वो है। ठीक है। जो नेक्स्ट मॉडल है, इसको एजाइल मेथडोलॉजी भी कहा जाता है, एजाइल भी कहा जाता है सिर्फ। ठीक है। और वन ऑफ द कह लें आप फेमस मॉडल्स या करंटली इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इन मॉडल है जो यूज हो रहा है, वो अभी फिलहाल यही है। ठीक है, तो जल्दी मैं इसके फेजेस बना लूं। फीचर्स तो आप हर मॉडल में ऐड कर सकते हो, लेकिन साइकिल को बेसिकली वो करना पड़ेगा। ठीक है, यूज करना पड़ेगा। अच्छा जी। इसके साथ कुछ और डिटेल्स भी हैं, वो भी मैं जल्दी से लिख लूँ, फिर एक दफा ही मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूँ। ऑलराइट, चलिए। सबसे पहले जो ये एजाइल मेथोडोलॉजी के 1 2 3 4 5 फेजेस हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग से स्टार्ट होता है हमेशा लूप, और डिजाइन, डेवलपमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, डिप्लॉयमेंट। एजाइल मेथोडोलॉजी का सबसे अच्छा फायदा जो है या यूज होने का जो रीजन है, एक तो आपकी जो आइट्रेशन है, ठीक है, वो हमेशा चलती रहती है। यानी आप हर आइट्रेशन के बाद एक रिलीज बेसिकली आप दे रहे होते हैं यूजर को। ठीक है, इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर भी यही हो रहा होता है, आप हर इंक्रीमेंट के बाद एक सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर का कह लें आप चलता हुआ सॉफ्टवेयर आप कस्टमर को हैंड ओवर कर रहे होते हैं। इसी तरीके से एजाइल के अंदर भी, प्रोटोटाइप के अंदर भी जितने भी मॉडल्स हैं, आप हर
एक मॉडल की जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, चाहे वो इंक्रीमेंट हो, चाहे वो स्टेप बाय स्टेप साइकिल हो, ठीक है, या चाहे वो 5 फेज हो, 6 फेज हो, वट जितने भी फेजेस हैं, उसके बाद आप एक चलता हुआ सॉफ्टवेयर क्लाइंट को हमेशा हैंड ओवर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो एजाइल के अंदर होता है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, जो डेवलपमेंट टीम होती है, रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए डेवलपमेंट टीम आपस में बैठ के कोलैबोरेट करती है कि हमें XYZ काम करना है, तो उस काम को करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, उस काम के लिहाज से, उस टास्क के लिहाज से ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है टीम के दरमियान, और चीजें फाइनलाइज होती हैं और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आती हैं, जिसको डिजाइनिंग कहा जाता है। डिजाइनिंग के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स भी फाइनलाइज होते हैं, यानी कि किस किस तरीके की कौन कौन सी चीजें हम बना रहे हैं, कैसे उसका मॉडल होगा और क्या उसका यूजर इंटरफेस होगा। तो वो सारे काम डिजाइनिंग फेज में हो रहे हैं। जब डिजाइनिंग फाइनलाइज हो जाती है, डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है कि अच्छा अब हम ये चीज बनाने जा रहे हैं, XYZ वॉट एवर द थिंग इज, फिर उसकी डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट में आपकी आइट्रेशंस चलती रहती हैं, ठीक है, जब तक आप उस चीज को डेवलप करके मतलब कंप्लीट ना हो जाए। यानी आप हर काम को करने के बाद, यानी आपने ब्रेनस्टॉर्म किया, रिक्वायरमेंट्स आ गई, रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से टीम ने आपस में बैठ के डिस्कशन करी और फाइनलाइज हुआ भाई ABC फीचर है, उसके ऊपर हम काम करेंगे, और कैसे करेंगे वो भी फाइनलाइज हो गया। अब उस फाइनलाइजेशन के बाद उस चीज को डेवलप करना, उसको डेवलप करने के बाद उसका फीडबैक लेना, क्लाइंट को दिखाना, ठीक है, क्लाइंट को दिखा के उस क्लाइंट का फीडबैक लेना, ठीक है, कि ये जो चीज आपसे डिस्कस हुई थी उसको हमने इस तरीके से मॉडल किया है, इस तरीके से हमने बनाया है, क्या आप इससे सही है या आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। क्लाइंट बोले ओके, तो फिर हम उसकी क्वालिटी एश्योरेंस करेंगे, जिसको सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी कहा जाता है नॉर्मल वर्ड्स के अंदर, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस की जो टीम होती है उसका यही काम होता है कि जो आप पीस ऑफ कोड आप दे रहे हैं क्लाइंट को, वो हर तरीके से टेस्टेड हो, ठीक है। उसमें जितनी भी टेस्टिंग अप्रोचेस हैं, यूनिट टेस्टिंग है, रिग्रेशन टेस्टिंग है, और टेस्टिंग है, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है, वो टेस्टिंग सारी होती है, ठीक है। टेस्ट करने का मतलब क्या है कि जो रिक्वायरमेंट अगेन दी भी थी उसको देखना, उसका डेमो कस्टमर को दिखाएंगे, क्वालिटी एश्योरेंस करेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस के बाद आप फीडबैक लेंगे कस्टमर का अगेन, क्वालिटी एश्योरेंस के बाद के अभी जो फेज आपने बोला था ये देखिए फाइनल हो गया है, अब इसको आप अपने लिहाज से इसको देख लें, एक दफा टेस्ट कर लें आप भी। तो क्वालिटी एश्योरेंस के बाद कस्टमर उसको टेस्ट करेगा, अगर वो चीज सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो चीज सब प्रोडक्शन में चले जाएगी, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब ये कि ओपन टू वर्ल्ड हो जाएगी, और उसकी आप सपोर्ट प्रोवाइड करते रहेंगे जब तक वो प्रोडक्ट आपका चल रहा है। बीच में कहीं पे भी कोई काम मतलब है या कोई चीज रह गई, या कोई कस्टमर अब नई रिक्वायरमेंट लेकर आया, तो अगेन उस रिक्वायरमेंट को ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, डिजाइनिंग होगी, डेवलपमेंट होगी, क्वालिटी एश्योरेंस होगी, डिप्लॉयमेंट होगी। एजाइल दूसरे मॉडल से डिफरेंट कैसे, ठीक है, एजाइल डिफरेंट मॉडल से इस तरीके से डिफरेंट है कि इसमें आप फीडबैक ले रहे हैं, आप कस्टमर को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले जितने भी मॉडल्स थे उसमें जो कस्टमर की इंगेजमेंट थी वो खाली रिक्वायरमेंट एनालिसिस तक थी, जबकि एजाइल के अंदर आपके जितने भी फेजेस हैं, ठीक है, डेवलपमेंट है, डिजाइन है, डिप्लॉयमेंट है, सब में आप कस्टमर को इन्वॉल्व रखते हैं, ठीक है। कस्टमर जो होता है, जो क्लाइंट होता है, वो टीम मेंबर बन जाता है एजाइल के अंदर। एजाइल का सबसे बड़ा फायदा ये है, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट है वो आपका लाइव चला गया, यानी ऑनलाइन वेबसाइट आप एक लोकल चला रहे थे, ठीक है, एक आपने PHP सॉरी HTML से एक वेबसाइट लिखी, वो आपके सिस्टम पे थी, अब आपने वो लोगों को दिखानी है, ओपन टू वर्ल्ड करनी है, तो क्या करेंगे आप, किसी सर्वर के ऊपर उसको आप रखेंगे, डिप्लॉय करेंगे। तो डिप्लॉयमेंट मतलब यहाँ पे भी वही है, ठीक है। ओवैस का क्वेश्चन है, अगर सारे कोड्स देखने के बाद नॉट इंटरेस्टेड बोल दे, कोई न्यू प्लान इसी वक्त बना के कस्टमर के इंटेंशन के लिए। अगर इस टाइप का सिनेरियो, जैसे आप बोलो कि आपने उसको सारी चीजें बताई कि हम ये बनाएंगे, ऐसे ऐसे बना के आपने उसको दिखा रहे हैं, पर एंड में वो बोलते कि नहीं बनाना, तो ये ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि आपने उसको इंगेज रखा हुआ है अपने साथ। आप एक छोटी सी चीज भी डेवलप करते हैं, आप उसको उसका डेमोस्ट्रेशन दिखाते हैं कि सर ये आपने लेट से एक नोटिफिकेशन का फीचर बोला था, तो ये नोटिफिकेशन का फीचर बन गया है, आप इसको एक दफा देख लें कि क्या ये सही है। वो बोलेगा सही है, फिर उसकी क्वालिटी एश्योरेंस होगी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होगी, और उसके बाद फिर उस चीज को डिप्लॉय कर दिया जाएगा।
फिर वो बोलेगा इसमें कोई चेंज करना है, मिसाल के तौर पे थीम अच्छी नहीं लग रही मुझे, तो थीम के लिहाज से डिजाइनिंग चेंज होगी। फिर डेवलपमेंट होगी, फिर उसको दिखाया जाएगा, डेमो दिया जाएगा, उसका फीडबैक लिया जाएगा। फिर उस फीडबैक के लिहाज से क्वालिटी इंश्योरेंस की जाएगी, और उसके लिहाज से फिर डेवलपमेंट होगी। और ये लूप चलता रहेगा जब तक आपका सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है। जब डेवलपमेंट स्टॉप होगी, फिर उसके बाद आपका ये लूप स्टॉप होगा। ठीक है। क्लियर है सबको? एजाइल क्लियर है? एजाइल मेथोडोलॉजी, ये मैंने बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। शॉर्ट में एक्सप्लेन करने का रीजन ये है क्योंकि एजाइल इटसेल्फ बहुत वास्ट हो चुका है। ठीक है, एजाइल मेथोडोलॉजी जब इम्प्लीमेंट करने जा रहे होते हैं मॉडल्स के अंदर, तो उसके अंदर भी आपको बहुत सारी फर्दर और सारे स्टेप्स हैं इसके, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। उन प्रिंसिपल्स को देखना होता है, उन प्रिंसिपल्स के लिहाज से आप एजाइल मेथोडोलॉजी इम्प्लीमेंट करते हैं। लास्ट टू स्टेप्स बता दें। क्वालिटी एश्योरेंस बेसिकली क्वालिटी टेस्टिंग है, आपके जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो उसकी क्वालिटी टेस्टिंग है। ठीक है। और डिप्लॉयमेंट बेसिकली फ्रॉम लोकल या फ्रॉम योर सिस्टम टू ओपन टू वर्ल्ड करना किसी एप्लीकेशन को। क्योंकि आप लोग वेब को यूज कर रहे हैं इसलिए मैं वेब की एग्जांपल ज्यादा दे रहा हूँ, वरना एंड्रॉयड की भी दूसरी एग्जांपल्स भी ऐसे ही काम करती हैं, लेकिन वेब की एग्जांपल्स देना इसलिए आप लोगों को समझ लिया आसान है क्योंकि आप लोग HTML CSS पे काम कर रहे हो, तो थोड़ा सा आइडिया उसका है कि हम लोग लोकल बना रहे होते हैं, आपके पास ही सारी फाइल्स पड़ी होती है। अगर उन फाइल्स को आप ओपन टू वर्ल्ड करना चाहें तो क्या करेंगे? आपको एक सर्वर लेंगे, उस सर्वर पे उसको डिप्लॉय कर देंगे, तो वही डिप्लॉयमेंट का मकसद है यहाँ पे। ठीक है। हसन खान। मैं मीटिंग रीस्टार्ट कर रहा हूँ, एक मॉडल रह गया है, उस मॉडल को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग ये पेपर्स की डिस्कशन के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं तलहा में देख लूंगा उसको, अगर नहीं हुआ होगा तो मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है।